गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 15 ऐसे वीवीआई प्रश्न को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं जो इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 15 ऐसे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं जो इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता क्या है। क्या कह रहा है कि ताशकंद समझौता क्या है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न भी सॉल्व कराते चलेंगे। तो ताशकंद समझौता क्या है, तो कह रहा है कि 10 जनवरी 1966 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 1966 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ, जिसके अंतर्गत यह घोषणा किया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है आपस में सद्भाव और शांतिपूर्ण संबंध बहाल करेगा, और अपने लोगों के बीच दोस्ताना संबंध बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया। आपको इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बता दें कि ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षर करने वाले कौन-कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान थे। ताशकंद समझौता किस ईस्वी में हुआ, तो ताशकंद समझौता जो है वह 1966 में हुआ। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन इसी ताशकंद समझौता के दिन 1966 को हुआ था। तो चलिए आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा कि ताशकंद समझौता क्या है। दूसरा जो प्रश्न है हम लोगों का कि क्षेत्रवाद क्या है, इसको देखते हैं हम लोग कि क्षेत्रवाद क्या है। तो चलिए समझते हैं क्षेत्रवाद। कह रहा है कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उसे प्रवृत्ति से संबंधित होती है, अर्थात उसके प्रवृत्ति से संबंधित होती है जो उनमें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। कि इस प्रकार जब किसी भौगोलिक दृष्टि से पृथक भूखंड में रहने वाले मानव समूह में धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक आदि दृष्टि से इस प्रकार के अन्य भूखंड से पृथकता उत्पन्न हो जाती है तथा स्वयं की एकरूपता का या समानता का विकास हो जाता है, तब उसे मानव समूह में अपने क्षेत्र के हितों के प्रति जो जागरूकता के भाव पैदा होता है, उसे ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर जो प्रश्न है उसके तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का संक्षिप्त उल्लेख करें। कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। यह ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1956 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया, तो 1956 ईस्वी में पारित किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कह रहा है कि जिसके तहत समस्त भारतीय क्षेत्र को सिर्फ 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो था वह था स्वायत्त राज्य, और दूसरा जो था वह था केंद्र शासित क्षेत्र। कह रहा है कि जिसमें केंद्र शासित क्षेत्रों की जो संख्या थी वह 6 था, और स्वायत्त राज्य की जो संख्या थी वह 14 रखा गया था। कितना रखा गया था, तो 14 रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वह 6 था, और स्वायत्त जो क्षेत्र था वह मात्र 14 रखा गया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था के बावजूद भी राज्य संगठन की जो संभावनाओं का अंत नहीं हुआ, और नए-नए राज्यों का निर्माण भारत संघ में होता रहा, जिसका परिणाम हुआ कि 1960 में मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात बनाया गया, तथा 1970 में मेघालय को बनाया गया, और सन 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की ओर, और देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं गढ़वाल जिलों में यह आंदोलन चला, जिसका श्रेय जो है सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने हेतु विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया।
वह पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो जाए ताकि उनकी कटाई न हो सके, और यह आंदोलन सफल भी हुआ, जिसे हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? क्या कह रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो इसको समझते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। कह रहा है कि बहुत से दलों के सहयोग से प्रशासन अर्थात सरकार जो है चलाई जाती है। कह रहा है ना कि बहुत से दलों के सहयोग से प्रशासन चलाना बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। भारत में कांग्रेस गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था का द्वारा चलाई जा रही है। बिहार सरकार भी गठबंधन सरकार अर्थात गठबंधन व्यवस्था से ही सरकार चलाती रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मार्शल योजना क्या है? क्या है क्वेश्चन? कि मार्शल योजना जो है क्या है? इसको समझते हैं कि मार्शल योजना क्या है? कह रहे कि मार्शल योजना को हम लोग समझते हैं कि मार्शल योजना जो है वह क्या है? कह रहा है कि यह योजना जो है अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना रखा गया। कह रहा है ना कि यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई। आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की व्यवस्था बहुत तेजी से विकास हुआ। इसे ही हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं पंचशील के सूत्र बताइए। क्या? कि पंचशील के सूत्र बताइए। पंचशील को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि 29 अप्रैल कब कह रहा है? 29 अप्रैल 1954 में भारत एवं चीन के बीच मित्रता एवं व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए, जिसे हम लोग पंचशील कहते हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है किसी पर आक्रमण न करना। ना इसका अर्थ हुआ कि न चीन भारत पर आक्रमण करेगा और न ही भारत जो है चीन पर आक्रमण करेगा। तीसरा है दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है कि समानता एवं परस्पर लाभ, तथा पांचवा जो है वह कहता है शांति सह अर्थात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अर्थात दोनों देश शांति वार्तालाप के जरिए अपने अपने जो बिगड़े हुए काम हैं या बिगड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसको संवारने का काम करेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या पूछा गया है। तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है? कि गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि हम महाशक्तियों की सैन्य गुटों से दूर रहना। क्या कह रहा है? कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है महाशक्तियों की सैनिक गुटों से क्या रहना? दूर रहना। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अन्य देशों को अपने सैनिक गुटों में खींचकर उन्हें उपग्रह राज्य में बदल दिया, लेकिन वास्तव में गुटनिरपेक्षता का अर्थ दुनिया से अलग थलग रहना या संन्यास लेना नहीं है। लेकिन कह रहा है कि यह कोई नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक पदबंध है। अगर नेहरू के शब्दों में देखा जाए तो कह रहा है कि नेहरू के शब्दों में जहाँ युद्ध या शीत युद्ध है, भारत किसी के साथ नहीं है, लेकिन जहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं सहयोग की बात है, भारत सभी के साथ है। इसे ही कहा गया था गुटनिरपेक्ष। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? क्या करा कि गैर कांग्रेसवाद से आप जो हैं क्या समझते हैं? तो चलिए हम समझते हैं गैर कांग्रेसवाद को। कह रहा है कि 1971 के लोकसभा के चुनाव फरवरी में हुए। इसमें पहले कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका था। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, जिसके विरोध में अनेक विपक्षी पार्टियां एक हो गईं। इन विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के विरोध या गैर कांग्रेसवादी के नाम पर एक गठबंधन बनाए। उनका ध्येय कांग्रेस को सत्ता से हटाना था, जिसे हम लोग गैर कांग्रेसवाद का कहा जाए तो उसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। चलिए 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि शिमला समझौता का महत्व बताइए। क्या कह रहा है? कि शिमला समझौता का महत्व बताइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं शिमला समझौता क्या है। कह रहा है कि दिसंबर 1971 में क्या कह रहा है
कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसे करारी पराजय का मुँह देखना पड़ा। बांग्लादेश में हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया तथा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया, उनकी वापसी की गई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वर्षा से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसका नाम दिया गया शिमला समझौता। तो आप लोगों ने शिमला समझौता के बारे में बेहतर ढंग से समझा होगा। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न दल बदल से आप क्या समझते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि कोई विधायक क्या कह रहा है, यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलता है या नया दल बना लेता है अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है या फिर अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करता है तो यह दल बदल कहलाता है। चलिए, तो दल बदल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। तो कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। पहला था कि कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया, बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया। दूसरा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करना। तीसरा है खाद्यान्न संकट का समाधान करना तथा कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति को सुधारना। 4 नंबर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना अर्थात ठीक करना। 13 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का, इसमें कहा गया है कि बीमारू राज्यों का अर्थ क्या है। क्या कह रहा है कि बीमारू राज्यों का अर्थ क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं 13 नंबर प्रश्न कि बीमारू राज्यों का अर्थ क्या है। कह रहा है कि बीमारू राज्य ऐसे राज्यों का कह रहा है ना कि बीमारू राज्यों से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जहां लोगों का जीवन यापन करने हेतु न्यूनतम भोजन, वस्त्र तथा आश्रय उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे लोग भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, किसी के फेंके हुए फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तथा पेड़ों के नीचे या गंदी बस्तियों में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? पेड़ों के नीचे तथा गंदी बस्तियों में वास करते हैं। कह रहा है ना कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है विशेष तौर पर शोचनीय है, अर्थात हम इसे बीमारू राज्यों के कैटेगरी में रख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं या फिर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या है। तो कह रहा है कि समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त हो, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी की मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा पिछड़े एवं दुर्बल लोग वर्गों को राज्य की ओर से विशेष आरक्षण या सुविधा दी जाए ताकि वे अपनी प्रगति कर सके। इसी राज्य की सकारात्मक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को राज्य की सकारात्मक क्रिया भी कहा जाता है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति को इतनी अधिक आर्थिक सुविधा अवश्य हो ताकि वह अपनी दैनिक आवश्यकता को आसानी से पूरा कर सके। तो चलिए हम लोग लास्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। तो कह रहा है ना कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार चलाया जाए जिससे पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो। विश्व में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से करना ताकि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हो सके। टैरिफ और व्यापार की रुकावटों को दूर करते हुए व्यापार संबंधी पक्षपाती आचरणों को घटाकर पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं जो है उपलब्ध कराई जा सके, जिसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन का
जिसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन कह सकते हैं। तो हम लोगों ने 15 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको यह 15 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे एक नए इसके अगले भाग के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।